और यूपी मांगे उत्तर में हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कल मेरठ के अंदर रैली होने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक तरफ पश्चिमी यूपी में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। पश्चिमी यूपी के समीकरण इस बार बदल रहे हैं और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में कौन कितना मजबूत है। और ये जाट लैंड कहा जाता है, ये किसानों की बेल्ट कहा जाता है, किसान और जाट किसके साथ है, इस पर हम बात करें। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, मैं जल्दी से परिचय करा दूं। ऋचा सिंह बीजेपी की तरफ से, कपीश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, साथ ही साथ आपको बता दें प्रेम नारायण पाल जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं आरएलडी की तरफ से, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजीव रंजन भी हैं। राजीव रंजन जी, एक छोटा सा मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लूंगा, फिर कपीश जी से पूछूंगा। आपको नहीं लग रहा कि गुंडागर्दी, दंगा, पलायन एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है इस चुनाव में? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो ये जिक्र जरूर करेंगे मेरठ में कि यहां पश्चिमी यूपी में होता क्या था पहले। देखिए जेपी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले जो माहौल था वो किसी से छिपा नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले जो माहौल था वो किसी से छिपा नहीं है। अपराध की राजधानी कही जाती थी मुजफ्फरनगर और मेरठ। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद से जो व्यापक परिवर्तन हुए, जो कार्रवाई अपराधियों पर हुई, माफियाओं पर हुई, उसके बाद से पूरे प्रदेश में जैसे अमन शांति है वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अमन शांति है। और पलायन का एक मुद्दा जो कि पुराना मुद्दा रहा था, वो कभी मुद्दा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की शक्ति से वो सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे चुनाव में उठाए जाते हैं कि यहाँ पलायन हुआ, यहाँ सांप्रदायिकता हुई, लेकिन आज इन सारी बातों से उत्तर प्रदेश पा चुका है और अमन चैन का माहौल जो पूरे प्रदेश में है वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैं जल्दी से आऊंगा, मैं देखिए रोहित जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन कपीश जी से। कपीश जी, मेरा सवाल यही है, जब 2014 से पहले स्थिति क्या थी सर? जब आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी, दंगे, पलायन, गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था सर। अब किसान कहते हैं हम सुरक्षित है, हमारे ट्रैक्टर चोरी नहीं होते हैं, किसान कहते हैं कि हमारे पशु चोरी नहीं होते हैं। ये मेरा तजुर्बा है कि सर मैं जगह जगह जाता हूं, पश्चिमी यूपी में लोगों से बात करता हूं, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए सर। जेपी भाई, आपसे ज्यादा तजुर्बा हमें भी है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग भी हैं और सोशल लोग भी। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, आप तो अपनी नौकरी निभाने जाते हो, हम तो अपना कर्तव्य निभाने जाते हैं, जो जनता से हमारा अपना एक शपथ है। जब दंगेबाजों को ही सत्ता में ला दोगे, जब चोर को ही कोतवाल बना दोगे, तो फिर डर किस बात का? मुजफ्फरनगर दंगे के जो मुख्य 5 आरोपी थे वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सुशोभित होने वाले विधायक, जिन पर से माननीय योगी जी दंगे का आरोप हटाना चाहते थे। भूल जाते हो कि दंगा कौन कराता है, और आप कह रहे हो दंगा नहीं। अरे जेल में हत्याएं हो रही हैं पश्चिम की, गैंगवार हो रहा है, 24-24 कैमरे जो हैं जेल के अंदर बंद हो जा रहे हैं। और भाटियों का आपने देखा नहीं क्या? क्या जो था, क्या आया? 176 सीआरपीसी की धज्जियां उड़ा करके रख दी योगी सरकार ने। अरे तो सर आप कह रहे हैं कि दंगे ये लोग कराते थे। मैं कभी से एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप तो अंसारी की मौत पर भी मातम मना देते हैं, आप तो मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम मना रहे हैं सर। आपकी बात मैं मान लूं ना, मैं मुख्तार अंसारी की तो बात ही नहीं कर रहा। अरे आप लोग मातम मना रहे हैं, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मातम मना रही है सर। आपको एक विशेष बार का वोट चाहिए बस। मैं जीवा की बात कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ 176 सीआरपीसी, 176 सीआरपीसी कानून की हत्या क्यों हो रही है? मैं कानून की रोहित अग्रवाल आप जवाब देंगे सर। पश्चिमी यूपी, गुंडागर्दी, पलायन, दंगा ये एक फैक्टर रहने वाला है सर। कपीश जी जवाब ले लेता हूँ, इनके सहयोगी से जवाब ले लेता हूँ, आरएलडी वहां खड़ी है इनके साथ। 2 महीने में सब बदल जाएगा। जो आज साथ आ गए 2 महीने पहले उन्हें नहीं पता था। देखिए ऐसा, इनको चुप कराइए पहले भाई, इनकी आदत है चीखने चिल्लाने की, इनकी आदत है चीखने चिल्लाने की। देखिए मैं आपको बता दूं जेपी भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से, कपीश श्रीवास्तव जी की स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। इनको ये तक नहीं पता कि किसान आयोग पहले से गठित है और कांग्रेस की सरकार के जमाने में गठित हो गया था। ये तो दशा है इनकी किसानों के बारे में जानकारी की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनका क्या लेना देना किसानों से भाई, इनका क्या लेना देना किसानों से?
क्या लेना देना इनका किसानों से? अरे खाली थोड़ा बहुत यादव वोट बचा है, उसके अलावा कुछ है नहीं इनके पास। अब वो भी ये समझना चाहते हैं कि वो भी चला जाए। अरे भाई तुम्हारा क्या लेना देना किसानों से? अरे किसानों के आयोग के बारे में पता नहीं, किसानों की मांगों के बारे में पता नहीं, एसी केबिन पे तुम्हारा नेता निकलता नहीं, ट्विटर पे सिर्फ राजनीति करते हो, चौधरी चरण सिंह जी का आह्वान करते हो, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से बनी हुई पार्टी हो, उसके बाद धोखाधड़ी करते हो। अरे भैया ये ऐसे चिल्लाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे कपिल श्रीवास्तव क्या हो गया? झूठ सामने आ गया तुम्हारा? अरे कपिल भाई क्या हुआ? अरे नहीं कपिल भाई क्या हो गया? ना कपिल भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये झूठ की राजनीति बंद कर दो। कब तक झूठ बोल के काम चलाओगे? अरे भाई आज मुख्तार अंसारी पे बड़ा दुख है, आपको सुना है हमने। अरे भाई साहब अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ, बस यही नारा चरितार्थ कर सकते हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। जिन्होंने देखो कपिल भाई आज बड़ा सुखद दिन है ना, तो इसलिए कृपया करके मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपकी और पोल खोलूं, इसलिए कृपया करके मुझे मजबूर मत करो कि मैं और आपका चीरहरण करूं। ठीक है रोहित जी रुक जाइए प्लीज। ठीक है सर, आपकी बात हो गई सर, हो गया बाहर पलटवार हो गया। प्रेम नारायण जी एक बड़ी बात है सर, ठीक है आप दम भर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं सर, 17 सीटें दे दी, अभी तो आप उम्मीदवारी उतारने फिरते हैं, अभी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को सर ढूंढने से। सबसे बड़ी बात है सर, कांग्रेस कहां खड़ी है पश्चिमी यूपी में सर? कहां है? पहले सवाल का जवाब आपका ये है, पूरे यूपी में स्थिति बता दीजिए। सीट पर कांग्रेस पार्टी में कितने लोग आवेदन कर रहे हैं? क्या आपने इस बारे में पार्टी कार्यालय या किसी बड़े नेता से बात की? कभी आपने नहीं की ना। फिर आप यहाँ से बताइए ना सर, कौन होते हैं? आप बताइए, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, ये कौन सी बात है? आपके हर सीट पर उम्मीदवारों का इंतजार हो रहा है सर। अभी कांग्रेस पार्टी में 25 से अधिक दावेदार हैं, ये कैसे कह दिया आपने? दावेदार तो उनको नहीं मिल रहे हैं जिनको जनता के बीच में जाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो फिल्मी दुनिया से ला करके लोगों को उतारने को मजबूर है। प्रत्याशी उनको नहीं मिल रहे हैं जो किसानों की बात करने वाले लोग, उनको कोई किसान प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। 2019 में एक सीट मिली थी, नहीं मिल रहा है। 2019 में एक सीट मिली थी, सोनिया गांधी रायबरेली से जीती थी सर। एक आंकलन तो कर लीजिए ना, कांग्रेस का आंकलन है क्या? एक सीट मिली थी आपको लोकसभा की। देखिए मेरी बात सुनिए, इस देश में शुरुआत से लेकर के आज तक जो भी है वो कांग्रेस की देन है। भले ही मोदी जी रात दिन बेचने में लगे रहे हो, सेल करने में लगे रहे, फिर भी इतनी संपत्ति और इतनी संस्थाएं कांग्रेस ने खड़ी कर दी हैं कि वो जो भी है, मिटाने से कुछ नहीं होता ना, उनको आप मिट्टी डालोगे कुछ नहीं होता, जो भी है वो कांग्रेस की ही देन है। और कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत इतनी है कि कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है तब भी चर्चा होती है, और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं करती है मेरठ के अंदर रैली कर रहे हैं। पहली चीज आरएलडी और बीजेपी दम भर रहे, 27 सीटें हम जीत जाएंगे। अब पश्चिमी यूपी में एक माहौल बनेगा उनके पक्ष में। आप बता दीजिए सपा और कांग्रेस कितना सीटें जीत जाएगी सर? कितनी सीटें जीत? पहली बात तो इनके दम भरने से कहानी ये दिक्कत है। अभी तो आरएलडी के हमें रोहित भाई को मैं एक निःशुल्क सलाह देना चाह रहा हूं कि आप अभी श्रीवास्तव जी के ऊपर चिल्ला रहे थे, वो मत करिए, गांव-गांव जाइए, क्योंकि आप जिनको मान रहे हो आपके साथ खड़े वो किसान बेचारे बहुत बुरी तरह से असमंजस में हैं। क्योंकि आप 2 महीने पहले तक बराबर कहते थे भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी नौजवान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की विरोधी है। अब वो कैसे अचानक से, ये कौन सा बंगाल का जादू आपने कर लिया कि एकदम अचानक से सब ठीक हो गया? पहली चीज। दूसरी चीज, दम भरने से सच्चाई नहीं होती, अलग नहीं जाती। ठीक है रोहित जी जवाब दे रहे, प्रेम नारायण जी, रोहित जी जवाब दे रहे आपकी बात का। रोहित जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं रिचा जी से बात। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की स्थिति ये है, हाँ कांग्रेस की स्थिति ये है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार भाग रहा है। अब कांग्रेस को बचा क्या है? अब देश की जनता पूछ रही है कि अगर अमेठी और रायबरेली भी नहीं लड़ेगा गांधी परिवार, भाई कहां लड़ेगा? ढूंढ नहीं पाए तो मजबूरी में जाकर के गोदी में आने जा रहे हो, बैठ गए क्योंकि प्रत्याशी आपके पास 2 ही थे। अरे भाई फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी तो पूछ रहे थे, अभी तो हमें सलाह दे रहे थे, अब फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे भाई आपके चीखने चिल्लाने थोड़ी ना वोट मिलेगा। और ये जो गांव जाने वाली सलाह है ना,
ये अपने युवराज को दो कि विदेश जाने से वोट नहीं मिलेगा। विदेश की जनता वोट नहीं करती है चुनाव में, जो माननीय भारत की जनता वोट करती है। तो अपने युवराज को गाँव-गाँव जाए, गाँव-गाँव जाने से ही काम चलेगा, इसी से भला होगा। कृपा वहीं रुकी हुई है, परंतु आप अपने युवराज को सलाह नहीं देते हो। आप तो उसको सलाह देते हो जो चुनाव जीतने जा रहा है, क्योंकि समस्या ये है कि अगर आपकी आवाज आपकी कांग्रेस में सुन ली जाए तो शायद कुछ भला कर पाओ आप, परंतु आप तो कांग्रेस में ही अपनी आवाज नहीं सुना पाते हो और यहाँ पे डिबेट में आके भाई ज्ञान दूसरे को बांटते हो। राहुल गांधी ने पश्चिम से पूरा और उत्तर से दक्षिण जनता के बीच जाकर के गुजार दिया। आपके नेताओं की हैसियत नहीं है, गैर राजनीतिक वार्ता कर ले, पता नहीं होगा आपको। अरे भाई साहब, गैर राजनीतिक एनजीओ खोल लो, एनजीओ। अरे तो वही मैं बता रहा हूं, राजनीतिक पार्टी बंद कर दो। अब वैसे भी चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां की मोटामोटी हो जाएगी। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि भारत रत्न दिया गया, आज ही रत्न दिया गया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है पश्चिमी यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋचा जी एक बड़े सवाल, समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, कपिल श्रीवास्तव जी। अरे ठीक है, अरे रोज जी हो गई बात, प्लीज प्रेम नारायण जी रुक जाइए, और भी लोग हैं ना, उनको मौका दे दीजिए ना सर, बाकी मेहमान फिर रह जाएंगे। ऋचा जी, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि दंगे अगर दंगे होते थे तो दंगे वाले तो इनके साथ हैं, बीजेपी उनको बचा रही है, बीजेपी के लोग थे दंगे में। मंत्री के लेकर जी ऋचा जी, मैम आप अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट होइए मैम। जी देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों को सुरक्षा देने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी गुंडों को सुरक्षा देने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी दंगा पार्टी है। और इतिहास है कि जब जब समाजवादी प्रदेश में सरकार में आती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आज अपराधियों के ऊपर जाति और धर्म देखकर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि अपराधियों के ऊपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की हालत तो केवल इसी बात से समझी जा सकती है कि अभी आपने देखा कि प्रथम चरण का जो है नॉमिनेशन था और समाजवादी पार्टी में एक सीट पे 2-2, 3-3 नामांकन हो रहे थे, तो ये तो आपस में अंतर कलह से जूझ रहे हैं, ये जनता के बीच में आने लायक नहीं है। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश क्या देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में आज जाने से डरते। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? बड़े नेता अपना नॉमिनेशन करने के बाद उसको वापस ले, अरे कुछ हमारी आवाज भी खोल दो बहन के लिए। पार्टी की सरकार में मुझे मेरी बहन, अरे ठीक है कपिल जी, आपकी आवाज भाई, कपिल जी की आवाज सुनिए। अरे कपिल जी आप बोलिए, आपको मौका दे रखा। कपिल जी ये सही तो कह रही है ऋचा जी, कंफ्यूजन है, मुरादाबाद में क्या हुआ सर, रामपुर में क्या हुआ, आप बार-बार टिकट बदल रहे हैं, कौन उम्मीदवार है, कितना कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी में। आपको पता नहीं था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, चुनाव लड़ रही थी उस समय आपका जी नहीं था कि आप गुंडों की पार्टी से लड़के गुंडी हो गई है। चिल्लाने से और आवाज ऊंची करने से आप सही नहीं हो जाते। आपका क्या चाल चरित्र और चेहरा है जब समाजवादी पार्टी में थी तो ये गुंडी थी, चाल चरित्र चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश के सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी की विधायिका की टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, उस समय ये गुंडी थी और अब ये समाज सेवा करने वाली। ठीक है ऋचा जी एक मिनट रुकिए। कपिल जी एक आप बताइए, 19 अप्रैल को पहले चरण वोटिंग होगी। कपिल जी, ऋचा जी एक मिनट मेरा सवाल है कपिल जी से। ऋचा जी एक सवाल ले लूं, मैं आपका ही सवाल पूछ रहा हूं। ऋचा जी, कपिल जी आपसे ऋचा जी सवाल कर रही हैं कि देखिए कितना कंफ्यूजन रहा मुरादाबाद रामपुर में, कभी नोएडा गौतम बुद्ध नगर सीट का आप उम्मीदवार बदल देते, पता ही नहीं चलता सर, कंफ्यूजन ही है पार्टी में आपकी में तो सर। कपिल जी अरे सर आपके यहाँ तो हम आपको आपके यहाँ की पार्टी का बता दे रहे हैं। आप मुझे बता दो कि जो वित्त मंत्री हैं वो चुनाव लड़ने से भाग गई, जो इनके जो गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे थे साहब वो लड़ने से भाग गए, पवन सिंह वो चुनाव लड़ने से भाग गए, यशवंत सिन्हा के पुत्र जसवंत सिन्हा वो चुनाव लड़ने से भाग गए, तो आज इनके साथ चुनाव कौन लड़ रहा है? और ऋचा सिंह जी आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जिस पार्टी के टिकट पे आप विधायिका का चुनाव लड़ी थी उस समय आप इनोसेंट थी,
आपको नहीं पता था कि ये गुंडों की पार्टी है? आपको नहीं मालूम था गुंडों की पार्टी? उस समय आप गुंडी थी क्या? उस समय आप गुंडी थी क्या? अरे जिस समय आप चुनाव लड़ रही थी आप गुंडी थी? मुझे बताओ ना, आप गुंडी थी कि नहीं थी? जिस समय आप विधायिका का टिकट लेकर के छोड़ा ही ना, उन्होंने हालात देख लिया। समाजवादी पार्टी में महिलाओं का क्या सम्मान है, बात अंदाजा केवल आप एक घटना से लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जब महिलाओं का अपमान करती है। कभी जी देखिए, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा, संयम रखे सर, संयम रखे सर, संयम रखे। नहीं कपिल जी आप ठीक है, देखिए आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, आप एक महिला के लिए नहीं कहेंगे सर, प्लीज। कपिल जी ये गलत बात है, मैं देखिए इन शब्दों की निंदा करता हूँ। नहीं मैं निंदा करता हूँ, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना। समाजवादी पार्टी से आप उस समय क्या थे? नहीं कपिल जी आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप ठीक है, आपकी पार्टी में थी, वो टिकट पर चुनाव लड़ी, आप नहीं है तो, लेकिन आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ गुंडी थी कि नहीं थी? मंत्री है, वही नेता है जो अपने पिता को भरे मन धक्का मार देते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। तो अखिलेश यादव की पार्टी में तो किस तरीके की अराजकता है जो पूरे प्रदेश से छिपी हुई नहीं है। और कपिल जी आप अराजकता, जी माता पिता का कौन सा सम्मान करके? ठीक है पढ़िए उनके बचपन में क्या घटना करके घर से चलिए ठीक है। अरे ठीक है, मैं प्रेम नारायण जी के पास जाऊँ। कपिल जी रुक जाइए, आप ऋचा जी प्लीज आप रुक जाइएगा। प्रेम नारायण जी एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं यही बात कपिल जी से भी पूछूंगा। प्रेम नारायण जी देखिए, मेरठ में कल रैली हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे पश्चिमी यूपी में सर, राहुल गांधी नजर नहीं आ रही है, प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है सर? कैसे जीतेंगे आप? प्रचार हो ही नहीं रहा, आपके लोग है ही नहीं धरातल पर, क्या जिताएंगे सर? उधर योगी जी आए, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, एक साथ प्रबोध सम्मेलन कर गए। शर्मा जी पहली चीज तो आप नजर दौड़ाइए जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये काम पहले कर चुकी है, पहले कर चुकी। इनको क्यों भागना पड़ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रचार मंत्री क्यों बनना पड़ रहा है? इनके पास जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी तक नहीं बचे। आप देखिए इस देश की स्थिति क्या है। अभी जो कपिल जी बात उठा रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वित्त मंत्री सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी चुनाव नहीं लड़ रही, मैं ये कह रहा हूं देश की स्थिति देखिए कि वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रचार करने आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको फिल्मी दुनिया से लेकर के यहाँ उनको प्रत्याशी बनाने पड़ रहे हैं, उनको जमीन पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, चंदा लेकर के, चंदे का धंधा बना करके लोगों को कहीं भोजपुरिया अभिनेताओं को लेकर, सोचिए ना सर कितना बड़ा दाव खेल दिया उन्होंने। आप उन्हें अरुण गोविल को कह रहे कि भाई फिल्मी कलाकार है, नहीं ठीक है प्रेम नारायण जी, अरुण गोविल एक फिल्मी कलाकार है, आपने दे दिया, लेकिन वो दाव खेल रहे हैं। आप सोचिए शर्मा जी पूरी बात होने दीजिए ना, पूरी बात होने दीजिए। आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं दिख रही है, आप क्या भूल गए? कांग्रेस पार्टी, उसके पहले हमारे नेता जननायक माननीय राहुल गांधी जी दो बार उत्तर प्रदेश से यात्राएं करके निकल गए। क्या वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं निकले थे? निकले थे, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जहां शासन में सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी कहती है पुरानी पेंशन लाएंगे, तो वो लाती है, पुरानी पेंशन लागू करती है। वो कहती है हम बहन बेटियों को निःशुल्क यात्रा करवाएंगे, तो वो निःशुल्क यात्रा करवाती है। कांग्रेस पार्टी गपोड़ी अपोड़ी पार्टी नहीं है कि मंच पे आकर के कह दें कि हम सिलेंडर 500 रुपए का देंगे। चलिए सर, कांग्रेस देखिए राहुल गांधी की जिस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा आई थी गाजियाबाद वाया बागपत और बागपत से सीधे हरियाणा में एंट्री कर गई थी। अगर आपको लगता है कि उससे आप जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक सबसे बड़ा सवाल कपिल जी, यही एक सवाल है, ठीक है सर, अरे ठीक है आपकी स्ट्रेटेजी होगी, मैं सम्मान करता हूँ, आप ठीक है, आपको लग रहा है जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कपिल जी मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन इन लोगों से टक्कर कैसे लेंगे सर? तो आप शर्मा जी मुझे ये बताइए। अरे कपिल जी प्रेम नारायण जी एक जवाब ले लूं कपिल जी से भी। कपिल जी भी सर प्रचार इनकी तो तैयारी पूरी है, प्रधानमंत्री मेरठ से कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी को साध रहे हैं, आप लोग कहां खड़े हैं सर प्रचार में? नहीं मेरी बात समझिए, मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी साध रहे होते, ये जीत रहे होते, तो 41 ऐसे दलों का लकड़ी लगा रहे होते जिस जंगल की लकड़ी का किसी को आता पता नहीं है कि इनके पास एक पार्षद भी है कि नहीं है। ऐसे 32 दल हैं। और मैं तो आपको बार बार पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी 370 भाजपा लेकर के आने वाली है और केवल 30 सीटें ये लोग लेके आएंगे, बाकी 39 दल। तो मुझे आप एक बात बता दो
इतने कमजोर लोगों से ये गठन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि 150 सीट पूरे देश में नहीं निकलनी और 80 में 80 हराऊंगा मैं। उत्तर प्रदेश में कहीं नोट कर लीजिए, 80 में 80 ये स्वार्थी गठबंधन हारने जा रहा है, क्योंकि जिससे ये हाथ मिलाए हैं उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं सर फिर ये कह दूं, समाजवादी पार्टी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, क्यों कपिल जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार रहे हैं चुनाव, फिर प्रधानमंत्री वाराणसी हार रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हार ही रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं हार रहे हैं? हाँ, कैप्टन की हार और कैप्टन की जीत। कोई जीते तो कैप्टन की जीत है, तो कोई हारे तो प्रधानमंत्री की हार क्यों नहीं? नहीं, ये कहते कि समाजवादी पार्टी का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हार रहे हैं। नहीं, हम चला दें ये ब्रेकिंग? नहीं सर, आप 80 के 80 कह रहे हैं कि आप हरा देंगे इनको, तो प्रधानमंत्री हार रहे हैं, फिर इसका मतलब आप एक ब्रेकिंग, अरे भाई आप एक ब्रेकिंग ये चलाइए ना कि समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, विश्व हिंदू परिषद की जो किन्नर खड़ी हैं महामंडलेश्वर, वो इनको हराने जा रही हैं। अब बोलिए। अरे सर, नतीजों का इंतजार कर लीजिए, पता चल जाएगा। मैं तो कहता, वैसे आपको चाहिए सर, आपको तारीफ सुनिए तो मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत ताकतवर है। ठीक है ऋचा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। ये तो 80 हरा रहे हैं आपको, ऋचा जी 80 हरा रहे हैं आपको, बीजेपी को 80 हरा रहे हैं यूपी में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हरा रहे हैं वाराणसी में। ये लोग सीटें जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में हम 400 पार करने जा रहे हैं। कपिल जी धरातल पर राजनीति करते हैं, वो ट्विटर पर राजनीति करते हैं, क्योंकि ट्विटर के नेता को ही वो अपना नेता मानते हैं, इसलिए कपिल जी को धरातलीय ज्ञान नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो अपने प्रत्याशी नहीं तय कर पा, समाजवादी पार्टी जो एक सीट से 4 प्रत्याशियों का नामांकन करवा रही है, समाजवादी पार्टी जो गुंडों को संरक्षण देती है, समाजवादी पार्टी जो दंगे करवाती है, समाजवादी पार्टी आखिर क्या चेहरा लेकर प्रदेश की जनता की जाएगी? ये आपस की अंतर कलह से नहीं निकल पा रहे हैं, आपस की अंतर कलह से नहीं निकल पा रहे हैं, क्या चुनाव आप जब समाजवादी पार्टी। चलिए सर, वार पलटवार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा जी आपका भी, कपिल जी आपका भी, प्रेम नारायण जी आपका भी, रोहित जी आपका भी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद कर रहे हैं मेरठ से। जी हाँ, क्रांतिकारियों की सरजमी है, पश्चिमी यूपी का मुख्य शहर है मेरठ। तो मेरठ में बीजेपी और आरएलडी मिलकर यहां मंच पर सामने आने वाले हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी को कितना साथ पाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था, सपा बीएसपी मिलकर लड़े तो 27 सीटें जो पश्चिमी यूपी से आती हैं, 19 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन 8 सीटें सपा और बीएसपी के खाते में आई। लेकिन बीएसपी अलग लड़ रही है, सपा कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी के साथ है। तो पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कितना असर करेगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यूपी मांगे उत्तर में बस ऋषिकेश से इतना ही। कल किसी अलग शहर में हम करेंगे यूपी मांगे उत्तर।